नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड टी.एस. मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आज एक करेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, फ्लू, क्या ये सब इन्फ्लुएंजा ही हैं या अलग अलग हैं? इनके क्या लक्षण होते हैं, ये कैसे फैलते हैं, इनको फैलने से कैसे रोका जा सकता है? और एक चीज़ आप लोगों ने समाचार पत्रों में संभवतः पढ़ी होगी कि प्रति वर्ष स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन का एक नया एडिशन आता है, एक नए प्रकार की वैक्सीन आती है जो करीब 8-9 महीने तक वैलिड रहती है। फिर 8-9 महीने बाद दूसरी वैक्सीन WHO के द्वारा प्रमाणित करके लॉन्च कर दी जाती है। तो ये वैक्सीन हर साल क्यों बदलनी पड़ती है और किन लोगों को ये इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, स्वाइन फ्लू की, यानी कौन से लोग इस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं? तो साथियों, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंजा की, इसको साधारण भाषा में फ्लू भी कहा जाता है। ये एक ऐसी वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है जिसके लक्षण अचानक से शुरू होते हैं। संपर्क में आए मरीज से 2 से 3 दिन के अंदर तेज बुखार, बदन में टूटन, मसल्स में दर्द, कंजंक्टिवाइटिस, गले में दर्द होना, नाक बहना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और ये सारे लक्षण जिस वायरस से होते हैं, ऑर्थोमिक्सोवायरिडी फैमिली के इन्फ्लुएंजा वायरस से होते हैं। तो ये अगर सारे लक्षण हो रहे हैं और इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रहे हैं तो इसको हम लोग कह देते हैं इन्फ्लुएंजा। बहुत कम बीमारियां हैं जो पूरे विश्व को एक साथ प्रभावित करती हैं, विकासशील देश हों चाहे विकसित देश हों, इन्फ्लुएंजा उसमें से एक है। और संभवतः इसी वजह से विकसित देशों की ये बीमारी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभी प्रलय मचाती है। तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है और उसका फ़ायदा हम विकासशील देशों को भी मिलता है जहाँ पर रिसर्च का स्तर अभी उतना बेहतर नहीं हो पाया। तो ये तो आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा की परिभाषा क्या है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये स्वाइन फ्लू क्या है या ये बर्ड फ्लू क्या है, क्या ये इन्फ्लुएंजा के जैसे हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिकल डिटेल में हम लोगों को जाना होगा साथियों। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 किस्म का होता है, A, B, C और D। सबसे ज़्यादा जो वायरस बीमारी फैलाता है वो इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B। C माइल्ड इलनेस कॉज करता है और D मानवों में बीमारी कॉज करने के केसेस बहुत कम देखे गए हैं। तो इन्फ्लुएंजा A वायरस में 2 प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन H होती है जिसके 18 प्रकार होते हैं और प्रोटीन N जिसके 11 प्रकार होते हैं। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने, H1N1, H1N2 या H2N2 या H2N3 या H7N5, इस तरीके से कुल मिलाकर इन्फ्लुएंजा A वायरस की 130 प्रकार होते हैं। और इन्फ्लुएंजा B वायरस के केवल 2 प्रकार होते हैं जिनको यामागाटा और विक्टोरिया के नाम से जाना जाता है। ये 2 वायरस मानवों में बीमारी फैलाने के लिए ज़्यादा सक्षम है, खासतौर पे इन्फ्लुएंजा A वायरस जिसके आपको बताए 130 सीरोटाइप्स होते हैं, 130 प्रकार होते हैं, क्षमा चाहता हूँ। तो वो 130 किस्म के इन्फ्लुएंजा A वायरस और 2 किस्म के इन्फ्लुएंजा B वायरस जिनका नाम इन्फ्लुएंजा B यामागाटा और विक्टोरिया है, वह मानवों में बीमारी फैलाने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूँ तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1889 में पहला ऐसा देखा गया था जो पूरे विश्व में ये बीमारी फैली थी इन्फ्लुएंजा की, और ये H2N8 जो टाइप होता है इन्फ्लुएंजा A वायरस का, उससे फैली थी। लेकिन सबसे भीषण प्रलयंकारी जो देखा गया वो 1918 में, जिसमें 5 करोड़ डेथ्स क्लेम की गई। और ये वर्ल्ड वॉर 1 जो लगभग उसी समय 5 साल के अवधि में चला था, उसमें होने वाली सभी मौतों से ज़्यादा थी। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा को वैश्विक स्तर पर एक लोगों ने स्वीकारा जब 1918 में इतनी बड़ी एक इसकी वैश्विक पेंडेमिक हुई। पेंडेमिक उस बीमारी को कहते हैं जो कई कॉन्टिनेंट्स को प्रभावित करती है, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक साथ कई सारे इन सबको प्रभावित करे तो उसको पेंडेमिक कहते हैं।
एपिडेमिक अमूमन जो लोकल एरिया में फैलती हैं, जैसे केवल भारत में फैले या केवल चाइना में फैले या केवल वियतनाम में फैले, तो उनको कहते हैं। तो 1918 की जो पेंडेमिक थी वो बहुत भीषण थी और उसमें तकरीबन 5 करोड़ मृत्यु का एक अनुमान लगाया गया है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये H1N1 वायरस से हुई थी। इसकी खोज यद्यपि बाद में हुई। 2009 में पुनः इस H1N1 वायरस ने पूरे विश्व में पेंडेमिक क्रिएट करी और जो तकरीबन 1 साल चली। और उसी साल ये पता चला कि ये पिग्स यानी सुअर से मानवों में आती है और फिर मानव से मानव में प्रसार बहुत तेजी से होता है। तब से इसका नाम साथियों स्वाइन फ्लू पड़ गया। तो स्वाइन फ्लू एक किस्म से इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है जो मुख्यतः H1N1 और H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के प्रकार से होता है। तो स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा में कोई फर्क नहीं है। स्वाइन फ्लू मात्र इन्फ्लुएंजा के एक किस्म के वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर आते हैं हम लोग बर्ड फ्लू, जिसको हम लोग एवियन फ्लू कहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एवियन जूलॉजी का टर्म है जिसका मतलब पक्षी। तो एवियन फ्लू की अगर हम लोग बात करें तो इसके लक्षण भी इन्फ्लुएंजा के जैसे होते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करके घातक लंग फेलियर में और मृत्यु भी कर सकता है। संयोग से अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा इसके अभी पेंडेमिक नहीं देखे गए हैं। हाँ, चाइना में और वियतनाम में इसके 2 पेंडेमिक देखे गए हैं। पेंडेमिक नहीं, क्षमा चाहता हूँ, एपिडेमिक, जो केवल चाइना और वियतनाम तक ही सीमित थे और जो अलग किस्म के H और N वायरस के सब टाइप से मिलने से हुए थे। तो एवियन या बर्ड फ्लू भी एक इन्फ्लुएंजा का प्रकार है जो आमतौर पे बतख, मुर्गी पालन करने वालों से फैलता है और इसकी पेंडेमिक नहीं, इसकी वियतनाम और चाइना में एपिडेमिक देखी गई हैं। और ये H7N9 चाइना में और H5N1 वियतनाम में ये डिजीजेस फैली थी। उसके बाद इन बीमारियों का प्रसार अन्य जगहों पर नहीं देखा गया। तो ये तो हो गया स्वाइन फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या इनको ही कहते हैं। तो हाँ, ये आपने देखा कि इन्फ्लुएंजा वायरस 4 किस्म का होता है, ABCD, जिसमें मानवों के महत्व का A और B है। A के 2 प्रकार, कई प्रकार होते हैं, 130 प्रकार होते हैं। ये निर्भर करता है कि जो H प्रोटीन और N प्रोटीन के क्या कॉम्बिनेशन हैं, उसके हिसाब से 130 प्रकार होते हैं। और स्वाइन फ्लू सबसे ज़्यादा जो फैलता है वो H1N1 और H3N2 किस्म के इन्फ्लुएंजा ए वायरस से फैलता है। पहले पिग्स में, पिग से ह्यूमन में आया, फिर इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत तेज होता है। एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू के साथ ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत सीमित होता है। इसका ट्रांसमिशन आमतौर पे मुर्गी, बत्तख से होता है मनुष्यों में। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जब कभी चाइना जैसे देश में इसकी आपदा आती है तो वो लोग हजारों, लाखों, करोड़ों मुर्गियों को अपने बाड़े में मार देते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका बहुत कम होता है, ये एक अच्छी बात है। और इन्फ्लुएंजा सी वायरस माइल्ड इलनेस कॉज करता है, डी वायरस अमूमन मानवों में बीमारी कॉज नहीं करता है। लक्षण मैं इसके आपको पहले ही बता चुका हूँ। अचानक से तेज बुखार शुरू होता है, शरीर में टूटन होती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नाक बहती है, गले में दर्द होता है, आँखों में आँख आ जाना जिसको कंजंक्टिवाइटिस, और खांसी, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब ये फैलती कैसे है? एक बार जैसे मानवों में आ गई तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। यानी हम मान लीजिए मुझको इन्फ्लुएंजा है या स्वाइन फ्लू है या मान लीजिए बर्ड फ्लू है, तो मैं खांसूंगा, छींकूंगा, उससे जो भी निकलेगा या बोलूँगा वो जहाँ जहाँ सतह पे जाएगा तो वो दूसरा व्यक्ति जो भी उसके संपर्क में आएगा तो उससे स्वाइन फ्लू या ये फैलता है। बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा हम लोग का खेलें तो फैलता है। तो फैलने के तरीके क्या हो गए? जब भी हम इन चीज़ों को टच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको ये फैलेगा। तो फैलने का प्रसार कैसे करें? आम तौर पर ये सर्दियां जब शुरू होती हैं और जब तक सर्दियां ख़त्म होती हैं तब तक इसका एपिडेमिक या पेंडेमिक देखा जाता है। इस वर्ष इसका एपिडेमिक आने की अधिक आशंका है। ऐसा होता है कि
वायरस का स्ट्रक्चर हर 4-5 साल में धीरे से बदलता है, तो इसको हम एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं। वो 4-5 साल में एक बार होता है। तो इस साल ऐसा माना जा रहा है कि शायद इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक होगी या स्वाइन फ्लू की एपिडेमिक होगी, और 15, 20, 25 साल में एक बार वायरस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बदल जाता है, जिसको हम लोग एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। तो एंटीजेनिक शिफ्ट में वायरस पूरे वर्ल्ड में फैलता है। तो जैसा कि पिछला 2009 में हुआ था, उसके बाद अभी इस तरीके का पेंडेमिक नहीं आया है। अब देखिए 4, 5, 7 साल में ड्यू है, जिस तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी देखी जाती है। तो रोकने का क्या तरीका है? रोकने का तरीका है कि अपने हैंड्स को वॉश करें अच्छे तरीके से, ऐसी सतहों को छूने से बचें, जगह जगह अपना हाथ रखना, अगर रख भी दिया है तो सैनिटाइज करें प्रॉपर तरीके से। फेस टू फेस कांटेक्ट, अगर किसी को खांसी छींक है तो उससे हम लोग बचें, और क्राउड में, भीड़ में जाने से बचें। मास्क का प्रयोग करें। यही सब बचाव के इसके उपाय हैं। अब इसमें आता है कि बचाव का उपाय के साथ साथ कौन लोग ऐसे हैं जिनको ये होने की या इस स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा गंभीर होने की आशंका ज़्यादा रहती है। इसमें उम्र एक होती है 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे, 50 साल से ऊपर के वयस्क, ऐसे लोग जिनको एस्थमा है या दमा है, जिसको COPD कहते हैं, या जिनकी किडनी खराब है, या जिनका लिवर खराब है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका इम्यूनिटी का स्टेटस कम है, चाहे वो स्टेरॉइड ले रहे हों, चाहे उनको किसी किस्म का ब्लड कैंसर हो, चाहे उनको HIV या एड्स हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज रहते हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ, ये सब अधिक प्रोन रहते हैं। और एक नया रिस्क फैक्टर है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 40 से ज़्यादा है, यानी आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इस बीमारी के गंभीर होने के चांसेस रहते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो बचाव ही रास्ता है। तो इसका बचाव हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया। दूसरा जो बचाव का रास्ता है साथियों, वो वैक्सीन है। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि ये विकसित देशों की बीमारी है, बहुत रिसर्च होती है, तो अमेरिका का जो CDC है वो इस पे बहुत क्लोज वॉच रखता है, और हर साल वायरस में जो थोड़े से चेंजेस होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को स्किप कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, उन चेंजेस के हिसाब से हर साल इसकी वैक्सीन लॉन्च होती है, जो 8-9 महीने तक वैध रहती है। तो जैसे 22 और 23 की वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है, तो इन लोगों को ये वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो इन्फ्लुएंजा से बचाव होगा, स्वाइन फ्लू से बचाव होगा। तो स्वाइन फ्लू वैसे क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। ऐसा इन्फ्लुएंजा जो मुख्यतः H1N1 या H3N2 और H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है एक किस्म का इन्फ्लुएंजा ही। तो जो वैक्सीन आती है इसकी, वो हर साल नया एक एडिशन लॉन्च होता है, और ये मुख्यतः 4 किस्म के वायरस को टारगेट करती है। 2 जो स्वाइन फ्लू फैलाते हैं, H1N1, H3N2, और 2 जो इन्फ्लुएंजा टाइप B में मैंने आपको 2 नाम बताए थे, यामागाटा और विक्टोरिया, इन चारों स्ट्रेन को कवर करती है। C और D को ये कवर नहीं करती, क्योंकि वो माइल्ड इलनेस करते हैं या इलनेस करते ही नहीं हैं। तो लोगों को इसका लेटेस्ट जो वैक्सीन का एडिशन है, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनको मैंने बताया, अवश्य लगवाना चाहिए हर साल, और जिससे अगर इन्फ्लुएंजा हो तो वो गंभीर ना हो। याद रहे, ज़्यादातर लोगों में अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है आपकी, तो और ये सारे रिस्क फैक्टर नहीं हैं, एक खांसी, जुकाम, बुखार एक 10-12 दिन परेशान करके आपको चला जाता है। लेकिन जिन लोगों में ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, या कुछ और लोगों में भी ये इतना गंभीर हो सकता है कि व्यक्ति के लंग फेल हो सकते हैं, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं, और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी हो सकती है। जागरूकता ही उपचार है इसका। तो जागरूकता कैसे होगा? जब हम जानेंगे कि ये फैलता कैसे है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं। तो उन सभी के विषय में हमने चर्चा करी, और आपको ये भी बताया कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू, इन्फ्लुएंजा में आपस में क्या संबंध है, हर साल वैक्सीन क्यों लॉन्च होती है, क्योंकि हर साल वायरस अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलता है, वो हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने के लिए। तो CDC हमारे को नया वैक्सीन का एक संस्करण लॉन्च करके देती है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उपरोक्त वैक्सीन उपलब्ध है, जो कि इन चारों स्ट्रेन को कवर करती है। इन्फ्लूवैक टेट्रा वैक्सीन एबट कंपनी की है,
और ये लेटेस्ट 22-23 एडिशन के लिए है, जिससे कि इससे हम बीमारी से बच सकें। विदेशों में अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, अमेरिका वगैरह में वैक्सीन के नेज़ल स्प्रे भी आ गए हैं, लेकिन अभी वो अपने देश में उपलब्ध नहीं है साथियों। तो एक बार पुनः आप लोगों को मैं ये सचेत करना चाहूँगा कि इसका सीज़न शुरू हो गया है और इस बार इसका एपिडेमिक आने की संभावना ज़्यादा है। तो अतः सतर्क रहें, वैक्सीन लगवाएं और जो आपको बचाव के उपाय बताए थे उन उपायों को अपनाएं और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू या इन सब का एक अम्ब्रेला टर्म इन्फ्लुएंजा अथवा फ्लू से बचें। सजग रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।